हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और जिसमें हम जानेंगे फिजिक्स का पार्ट, जिसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जामिनेशन में। इस तरीके के 100% देखिए आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप भी जब इनका जवाब देंगे तो आपको थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लेवल के मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर। तो इससे पहले हमने केमिस्ट्री के भी इस पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मैथमेटिक्स के, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर लाइव के दौरान जुड़े हुए हैं वो स्टूडेंट प्लीज़ आप भी कमेंट कर कर जवाब दें। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर फिजिक्स में देखिए, निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। यानी ऐसी आपको अवधारणा बतानी है जिसमें प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता है। तो इसका ऑप्शन है आपका सदैव। इसमें ऑप्शन कहा गया है कि सदैव सीधी रेखा में नहीं चलता। निम्नलिखित परिघटनाओं में से कौन सी व्याख्या इस अवधारणा के साथ नहीं की जा सकती कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो इसका आंसर आएगा देखिए डिफ्रैक्शन, यानी विवर्तन। विवर्तन जब आप परिघटना के बारे में पढ़ते हैं या फिनोमेना के बारे में जानते हैं तो इस परिकल्पना में या इस परिघटना में आपकी जो अज्यूम नहीं करते आप कि आपकी लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। जो समतल दर्पण होता है उसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? डबल होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के? बिल्कुल नहीं। हाफ होता है? बिल्कुल नहीं। सेम होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के? बिल्कुल सही। और लैटरली इन्वर्टेड होता है, यानी पार्श्वीय उल्टा होता है? बिल्कुल सही। तो तीसरा यहाँ पर और चौथा जो दो ऑप्शन है सी और डी, ये बिल्कुल सही हैं कि जो आपका प्लेन मिरर द्वारा जो इमेज बनेगी, जो समतल दर्पण द्वारा जो इमेज बनेगी, वो हमेशा देखिए वास्तविक कैसे बनेगी? हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगी। और कैसी होगी? पार्श्वीय उल्टी होगी, लेटरली इन्वर्टेड होगी। ये आपको ध्यान रखना है। आभासी यहाँ पर इमेज बनती है, वास्तविक इमेज नहीं बनेगी यहाँ पर। अगर यहाँ पर वास्तविक या आभासी होता तो यहाँ पर आपको आभासी पे टिक करना था। तीसरा और चौथा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू। चलिए चम्मच के बाहर की ओर देखिए, चम्मच के बाहर की ओर उभरे हुए पृष्ठ से प्राप्त प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? देखिए जो चम्मच होती है आपकी इस तरीके से, ये जो आपका जो बाहर वाला जो सरफेस होता है इस तरीके का, तो यहाँ पर जब आप देखिए कोई फेस देखते हैं या आप कोई ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे आपको दिखाई देगी, तो उसकी इमेज आपको देखिए कैसे दिखाई देती है स्टूडेंट? सीधी दिखाई देती है। सबसे पहले इन्वर्टेड नहीं दिखाई देती, बिल्कुल सीधी इमेज दिखाई देगी। और कौन सा वहाँ पर मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर होगा, क्योंकि वहाँ पे आभासी आपको इमेज दिखती है। कैसी इमेज दिखती है? आभासी इमेज दिखती है और सीधी इमेज दिखेगी, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो कॉन्वेक्स मिरर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पर कोई स्टूडेंट यहाँ पर कॉनकेव ना लगाएं। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका आएगा इरेक्ट एंड कॉन्वेक्स मिरर, सीधा और उत्तल दर्पण। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अनंत दूरी पर रखी हुई वस्तु, देखिए एक वस्तु है जो अनंत दूरी पर रखी गई है, अवतल दर्पण के समक्ष एक्स दूरी पर रखे पटल पर एक स्पष्ट और दीप्त प्रतिबिंब बनाती है। यानी देखिए इस तरीके से अनंत से आपकी रेज आ रही हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर ये आपके फोकस पर जाके मिल जाएंगी। तो आप ये फोकस पर जाकर मिल जाएंगी, तो ये जो डिस्टेंस होगी पोल से लेकर और इस फोकस तक, ये क्या कहलाएगी आपकी? ये कहलाएगी दर्पण की फोकस दूरी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आएगा कि जो एक्स डिस्टेंस है ये दर्पण की फोकस दूरी के बराबर है। तो इसका ऑप्शन भी क्या आएगा आपका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दर्पण की फोकस दूरी। स्टूडेंट ये आपको ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन आज हम यहाँ पर कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं आज। जो एग्जाम में आपको अच्छे लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन आपके आते हैं उस तरीके के हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा और इसका भी सी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 105वां प्रश्न आप देखिए, समतल दर्पण द्वारा, यानी समतल दर्पण द्वारा एक प्रतिबिंब बनता है यानी इमेज बनती है, उसकी आपको बताना है, उसकी नेचर के बारे में आपको बताना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज के बारे में आपको बताना है। तो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, सेम डिस्टेंस पर होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में आपको कह दिया इन्वर्टेड, तो उल्टी तो इमेज बनती नहीं है स्टूडेंट समतल दर्पण में, तो ये गलत हो गया। वास्तविक भी नहीं बनती। बी ऑप्शन है वर्चुअल, इरेक्ट एंड द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट बिहाइंड इन द प्लेन मिरर, यानी आभासी होगा,
सीधा होगा और समतल दर्पण के पीछे वस्तु की दूरी की समान दूरी पर होगा। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए इस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, अगर आपकी कोई इमेज यहाँ पर रखी हुई है और ये आपका मिरर है, तो ये सेम आभासी बनेगा, उसी डिस्टेंस पर बनेगा जितने डिस्टेंस पर आगे है, तो ये आभासी होगा, समतल दर्पण के पीछे बनेगा और समान दूरी पर बनेगा, सीधा बनेगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पर। 106वां क्वेश्चन आप देखिए, टू गेट वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय ए कॉनकेव, यानी एक अवतल द्वारा एक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब आपको प्राप्त होगा? जब देखिए ये आपका कॉनकेव आप मानिए मिरर है, ये आपका फोकस है और ये आपका क्या है, पोल है। तो जब आप देखिए फोकस और पोल के बीच में आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसकी इमेज हमेशा देखिए कैसे बनती है, इसकी इमेज हमेशा आभासी बनती है। तो इसने यही पूछा है कि कौन से केस में इमेज हमेशा आभासी बनेगी। तो जब आपकी जो ऑब्जेक्ट होगा वो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होगा, तब आप इसे क्या कहेंगे स्टूडेंट, तब आप इसे कहेंगे कि आभासी इमेज बना रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, डी ऑप्शन आएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है देखिए स्टूडेंट। टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए वाहनों की हेडलाइट में कौन सी आप यहाँ पर लेंस या मिरर यूज़ करते हैं? तो प्लेन मिरर तो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस भी बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, कॉनकेव लेंस भी नहीं यूज़ करेंगे। आप यूज़ करेंगे कॉनकेव मिरर, आप यूज़ करेंगे स्टूडेंट कॉनकेव मिरर। एक समांतर किरणपुंज पाने के लिए आप जो है हेडलाइट में किस मिरर का इस्तेमाल करेंगे? कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग में लाया जाए? सदैव, सदैव आभासी। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब हमेशा किस में बनता है? प्लेन मिरर में बनता है, बिल्कुल सही। कॉन्वेक्स मिरर में भी हमेशा, कॉन्वेक्स मिरर में भी हमेशा सीधा और आभासी ही प्रतिबिंब बनेगा स्टूडेंट। तो इसका आंसर आएगा डी, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर ए बी नहीं बल्कि बोथ ए एंड बी आंसर होगा, प्लेन मिरर भी और कॉन्वेक्स मिरर भी। तो डी ऑप्शन आएगा बोथ एंड बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैग्निफिकेशन 1.5 है, मैग्निफिकेशन प्लस का 1.5 है, अगर जो आवर्धन है वो प्लस का 1.5 है, इससे क्या पता चल रहा है स्टूडेंट आपको? इससे आपको पता चलता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, मैग्निफिकेशन बराबर आपका होगा इमेज की हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट। तो इसका मतलब होगा कि जब आपकी इमेज की साइज बड़ी होगी ऑब्जेक्ट की साइज से, तो यहाँ पर बी ही ऑप्शन आपको इस तरीके से दिख रहा है कि प्रतिबिंब का आकार जब वस्तु के आकार से बराबर क्या होगा, बड़ा होगा। बराबर नहीं, पहले वाला गलत हो जाएगा। वस्तु का आकार बड़ा होगा, बिल्कुल नहीं, वस्तु का आकार नहीं, बल्कि यहाँ पे इमेज जो आपका प्रतिबिंब है इसका आकार बड़ा होगा। वस्तु का आकार प्रतिबिंब का आकार का 2 गुना होगा, ये तो कहीं नहीं लिख रखा। अगर यहाँ पे मैग्निफिकेशन 2 आती तब हम कहते हैं कि 2 गुना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा। आपको पेंसिल देखिए, एक पेंसिल आपको जल में आंशिक रूप से, जब आप इस पेंसिल को डुबाते हैं तो आपको किस तरीके से दिखाई देती है? वो थोड़ी आपको टिल्ट दिखाई देगी, थोड़ी सी टिल्ट आपको दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए किसके कारण होता है? टिंडल प्रभाव के कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है, विक्षेपण के कारण होता है, अपवर्तन। तो यहाँ पर डी आएगा रिफ्रैक्शन। क्या आएगा स्टूडेंट? रिफ्रैक्शन आएगा, डी ऑप्शन आएगा रिफ्रैक्शन, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं स्टूडेंट? अपवर्तन कहते हैं। क्या कहेंगे? अपवर्तन कहेंगे। जितने भी क्वेश्चन आज हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट। आपको बढ़ते क्रम में बताने हैं अपवर्तनांक, बढ़ते क्रम में आपको बताने स्टूडेंट। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। तो आप बताइए सबसे कम किसका होता है? सबसे कम म्यू होता है वाटर का, फिर इससे ज़्यादा होता है केरोसिन ऑयल का, फिर इससे ज़्यादा होता है ग्लास का, और सबसे ज़्यादा होता है डायमंड का। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर? आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ए ही ऑप्शन दिख रहा है, और ए ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। सबसे ज़्यादा जो अपवर्तनांक होगा वो हीरे का होता है, उससे कम ग्लास का, उससे कम आपके केरोसिन ऑयल का, और उससे कम वाटर का। अब यहाँ पर पूछा गया, इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपसे कुछ इस तरीके से पूछा गया है स्टूडेंट। हाउ पावर ऑफ द लेंस इज रिलेटेड टू द फोकल लेंथ। पावर जो होती है लेंस की वो फोकल लेंथ से किस तरीके से रिलेटेड है? तो देखिए जो पावर होती है वो आपको पता है 1 अपॉन फोकल लेंथ होती है। तो आपको पता होगा कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ। पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ। तो यहाँ पर क्या आएगा? बी आंसर आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट? बी आंसर आएगा, पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ। चलिए 113वां क्वेश्चन करते हैं। अगर देखिए पावर ऑफ लेंस
अगर आपको देखिए एक नेत्र विशेषज्ञ जिसे आप ऑप्थेमोलॉजिस्ट कहते हैं वो आपको बताए कि आपकी जो नेत्र है इसकी देखिए जो पावर है प्लस का 2.5 है। तो सबसे पहले आप बताइए कौन सा लेंस है। यहाँ पर आपका यह कॉन्वेक्स लेंस होगा क्योंकि कॉनकेव में पावर नेगेटिव होती है। तो देखिए आपको यहाँ पर पावर दे दी, आपको फोकल लेंथ निकालनी है। तो पावर बराबर 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ आपको निकालनी एफ। तो एफ बराबर आएगा 1/p। तो 1/p क्या होगा 1/2.5। इसको सॉल्व करेंगे 10 आएगा, आएगा 2/5, 2/5 आएगा। और ये किस में आया आपका, ये आया आपकी फोकल लेंथ अभी आई आपकी किस में, ये आपके है मीटर में। आपको ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप ये 100 से गुणा कर देंगे बिल्कुल। और ये आपका यहाँ पर 20 और 20 दूनी 40। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ना कि ए, क्योंकि ए में फोकल लेंथ आपकी कितनी है, ए में 2.5 है और सी में आपकी फोकल लेंथ कितनी है 40, जो कि अभी आपकी आ रही है वही आपकी स्टूडेंट फोकल लेंथ है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या आएगा, सी आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, सी आएगा। क्या आएगा, सी आएगा, बिल्कुल सही जवाब सी। चलिए, मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा डैश द्वारा नियंत्रित होती है। कौन होता है जिसके कारण हमारी आंखों में जो क्या आती है लाइट वो कंट्रोल की जाती है। इरिस द्वारा, परितालिका द्वारा, कॉर्निया द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा या आँख की पुतली द्वारा। तो यहाँ पर आंसर आएगा आँख की पुतली। कहीं स्टूडेंट इरिस करेंगे वो गलत है। आँख की पुतली जो निर्भर करती है कि आपकी आँख में कितना प्रकाश जाना चाहिए और कितना प्रकाश नहीं जाना चाहिए। जितने भी स्टूडेंट लाइव के दौरान जुड़े हुए हैं कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए यहाँ पर देखिए 115वां क्वेश्चन है, द आई डिफेक्ट इन विच फार पॉइंट शिफ्ट नियरर देन इन्फिनिटी। यानी वह दृष्टि दोष जिसमें दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है। यानी दूरस्थ बिंदु अनंत से निकट आ जाता है। तो इसका अर्थ है जब आपका देखिए दूर बिंदु, जो अगर आपका दूर बिंदु थोड़ा निकट आ गया, इसका मतलब तो ये है कि आपको दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी और पास की चीज़ें दिखाई देंगी। तो इसका मतलब है आपको निकट दृष्टि दोष है कि निकट की तो आपको दिखाई देती है परंतु दूर का आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए आपका जो इन्फिनिटी पर जो आपका दूर बिंदु था वो थोड़ा पहले बनने लगा। अगर दूर बिंदु इन्फिनिटी पर ही बनता तब आप उसे कहते कि आपका अगर आपका शॉर्ट जो डिस्टेंस है अगर उसका आपका दूर बनेगा तो आपको निकट दृष्टि दोष नहीं होता। पर यहाँ पर आपका क्या है, जो आपका अनंत पर जो बिंदु होगा ये थोड़ा क्या हो गया, अनंत से थोड़ा निकट आ गया, यहाँ पर आ गया। इससे क्या हुआ, आपको निकट दृष्टि दोष होगा कि निकट की वस्तु तो आपको दिखाई देंगी परंतु दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं देंगी। ए पर्सन होल्ड न्यूज़पेपर फार फ्रॉम हिज आइज। एक जो इंसान है वो अपनी आंखों से दूर एक अखबार को रखता है और उसको आसानी से पढ़ पाता है जब दूर रखता है। तो जब दूर रखता है यानी उसको कौन सा दोष है यहाँ पर, दूर दृष्टि दोष है। क्यों, क्योंकि उसे दूर का तो दिखाई दे रहा है परंतु पास का नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पर सी आएगा, दूर दृष्टि दोष। कौन सा दोष होगा आइज में, दूर दृष्टि दोष, जिसे आप क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हिंदी में आसानी से समझ जाते हैं, अगर दूर का साफ दिखाई दे रहा है इसका मतलब दूर दृष्टि दोष, और अगर पास का साफ दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर इसका आंसर आएगा सी सी, दोनों के आंसर आ गए। चलिए अब कह रहा है कि ग्लास का प्रिज्म है, इससे आपने एक वाइट लाइट गुजारी तो इससे आपको पता है 7 लाइट बनती हैं। कितनी लाइट बनती हैं, शायद 7 लाइट बनती हैं। विबग्योर आपका बनता है, क्या बनता है, विबग्योर आपका बनता है। तो स्टूडेंट अब आप यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कौन सी लाइट मुड़ती है, आर यानी रेड लाइट मुड़ती है सबसे ज़्यादा। क्यों मुड़ती है रेड लाइट, क्योंकि इसका देखिए क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। तो यहाँ पर सी ही ऑप्शन मुझे सही दिखाई दे रहा है कि वेवलेंथ जो होती है रेड की वो सबसे अधिक होती है, इसलिए ये रंग आपको सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। इसलिए आपको जो ये रंग है सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पर देखिए बाकी स्टूडेंट क्वेश्चन, यहाँ पर जो बाकी ऑप्शन है वो है सभी रंगों की तरंग दैर्घ्य सेम होती है, बिल्कुल नहीं होती। बैगनी की सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होती है, बिल्कुल नहीं होती। मुड़ना तरंग दैर्घ्य पर निर्भर नहीं करता, ये तो गलत लिखा है। बल्कि जो मुड़ना होता है, जो ये लाइट मुड़ रही हैं आपकी अलग अलग, ये तरंग दैर्घ्य के हिसाब से ही तो मुड़ रही हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखिए चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग क्या है, अगर आप चंद्रमा के धरातल से आकाश को देखेंगे तो इसका रंग आपको कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, लेट नहीं करना है स्टूडेंट, क्योंकि आपको एग्जाम में फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। एट इन डिस्टेंस यहाँ पर देख रखे हैं एक ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर है, उसको प्लेस किया जाता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। यानी 5 सेंटीमीटर तो इसकी हाइट हो गई, ये हो गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का हो गया।
5। अब ये यहाँ पर कितनी डिस्टेंस पर है, 20 डिस्टेंस पर है। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 है। तो आपको बताना है जो इसकी इमेज बनेगी इसकी कैसी प्रकृति होगी। देखिए जो इसकी इमेज होगी वो वर्चुअल तो हो नहीं सकती, क्योंकि कॉनकेव मिरर में वर्चुअल एक ही कंडीशन में होती है जब पोल और फोकस के बीच में रखा होता है। ये तो कंडीशन होगी नहीं। इरेक्ट यानी सीधी इमेज भी नहीं बनती, यहाँ पर हमेशा उल्टी इमेज बनती है, रियल बनती है। और यहाँ पर इनलार्ज इमेज बनेगी, पीछे को थोड़ी इमेज बनेगी। तो यानी जो 5 है तो उससे थोड़ी बड़ी बनेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा। ऑप्शन यहाँ पर स्टूडेंट ए आएगा कि रियल बनेगी यानी वास्तविक, उल्टी और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आज हम कर रहे हैं काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, जिससे आपको लगे कि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन, इससे हार्ड देखिए नहीं आएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए एक यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए पर इसको आसानी से हम सॉल्व कर देंगे। एक लाइट है देखिए जिसकी वेवलेंथ एयर में, वेवलेंथ एयर में, तो वेवलेंथ एयर में कितनी देर की, लैम्डा ए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये एक्स नहीं लैम्डा स्टूडेंट, लैम्डा यानी वेवलेंथ एयर में कितनी, 750 नैनोमीटर है, नैनोमीटर है स्टूडेंट। अगर वो ग्लास में आता है, देखिए यहाँ पर आप मानिए ये आपकी ग्लास की स्लैब है, ये आपकी ग्लास की स्लैब है इस तरीके से, ये ब्लू से जो मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पर बाहर आपकी एयर थी, यहाँ से आपकी कोई लाइट आई और ग्लास में चली गई अंदर को, इस तरीके से थोड़ा ये यहाँ पर चली गई, इस तरीके से मुड़ गई। अब बोल रहा है कि जब एयर में थी तब इसकी जो लैम्डा है यानी वेवलेंथ है वो इतनी है। आपको बताना है कि जब प्रकाश जो है ग्लास में जाएगा तो इनके तरंग दैर्घ्य में कितना परिवर्तन होगा, इनकी वेवलेंथ में कितना डिफरेंस होगा। यानी जो यहाँ पे लैम्डा जो जी आएगा, इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है, लैम्डा जी या लैम्डा ए, इन दोनों का आपको डिफरेंस निकालना है। जो बड़ा होगा उसमें से आपको घटाना है। तो एयर का ही यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि एयर में ही ज़्यादा वेवलेंथ होगी, माइनस लैम्डा जी, ये आपको निकालना है। तो आपको लैम्डा जी निकालना है यानी वेवलेंथ निकालनी है ग्लास की। तो आप कैसे निकालेंगे, आपको पता है v बराबर एन लैम्डा होता है, v बराबर एन लैम्डा यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर अब आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट किस में निकालनी है, ग्लास में। तो स्टूडेंट्स अब देखिए वेलोसिटी ऑफ लाइट आपको ग्लास में निकालनी है और आपको फ्रीक्वेंसी, दो चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप जो है यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं, तब आप निकालेंगे वेवलेंथ। तो दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये दो चीज़ आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको एक म्यू दिया है, म्यू बराबर होता है c बाय वी। तो यहाँ से आप एक चीज़ निकाल सकते हैं v, क्यों, v आपका आएगा c बाय म्यू। तो c आपका होता है 3 × 10⁸ बट्टे में 1.5, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 × 10⁸। तो यहाँ से आपने v निकाल लिया, कितना आया v, 2 × 10⁸। कितना आया स्टूडेंट, 2 × 10⁸ आया मीटर पर सेकंड, ये v आ गया। यानी v आप यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये आप यहाँ पर पुट करेंगे। अब आपको निकालना n, अब आपको निकालना n यानी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो लाइट एक ही लाइट है तो उसकी तो सेम ही रहेगी। तो वो फ्रीक्वेंसी आप कहाँ से निकालेंगे, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो वो फ्रीक्वेंसी आप निकालेंगे v बराबर एन लैम्डा से, क्योंकि ये भी रिलेशन होता है, ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा स्टूडेंट, v बराबर एन लैम्डा। अब v क्या है यहाँ पर, v आप एयर में है तो एयर में स्पीड 3 × 10⁸ होती है, n आपको निकालना है तो लैम्डा से आप भाग कर देंगे, तो लैम्डा क्या आएगा 750 आया। तो यहाँ से आपने n भी आसानी से निकाल लिया। अब इस n को आप यहाँ पुट कर दें, यहाँ इसको पुट कर दें, तो ये आपका आ जाएगा 3 × 10⁸ बट्टे में 750 इंटू, अब यहाँ से आप लैम्डा जी आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं स्टूडेंट। 10⁻, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाला पोर्शन इरेज कर देते हैं इसको, जो हमें चाहिए। अब हमें लैम्डा जी निकालना है क्योंकि हमें लैम्डा का ही तो डिफरेंस निकालना है। तो देखिए 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो गया, 10⁸ से 10⁸ यहाँ पर कैंसिल हो गया, यह आएगा कितना आएगा आपका 2 × 750 अपॉन में 3। इसी तरीके से आप इसे करेंगे। आप देखिए जब आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे, कट करेंगे, तो यहाँ पर ये आपका कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 250, और 250 को जब आप 2 से गुणा करेंगे 500 आएगा। यानी लैम्डा जी कितना आया, 500 नैनोमीटर। ये कितना आया लैम्डा जी आपके पास, कितना आया स्टूडेंट, 500 नैनोमीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से समझिए, 2-3 बार देखना वीडियो को अगर समझ में नहीं आए तो। 500 क्योंकि वीडियो तो सेव रहेगी। यह आया 500 नैनोमीटर और पहले था 750 नैनोमीटर। तो अब देखिए
750 में से 500 गया तो आंसर कितना आएगा 250। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा 500 नैनोमीटर। कितना आएगा 250 नैनोमीटर, क्योंकि 750 में से 500 जाएगा तो 250 आएगा। तो ये यहाँ पर करेंगे। दो फॉर्मूले आपने यहाँ पर लगाए, क्योंकि आपको यहाँ पर लैम्डा निकालने के लिए दो चीज़ें जरूरी थी। क्या? एक तो वी और एन। वी आपने निकाला म्यू बराबर सी बाई वी से, और आपने एक चीज़ निकाली क्या, वी बराबर एन लैम्डा से एयर के एन निकाला, क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो समान रहेगी। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे 250 आएगा, क्योंकि जब आप 750 में से 500 घटाएंगे तो आंसर 250 आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है स्टूडेंट। देखिए दो लेंस हैं, एक है कॉन्वेक्स, एक है कॉनकेव। एक देखिए जो कॉन्वेक्स है इसकी हम पॉजिटिव में लेंगे फोकल लेंथ, कि प्लस में लेते हैं, और जो आपका कॉनकेव होता है इसकी नेगेटिव में लेते हैं। इससे आपका एक क्या बनता है, आपका इससे क्या बनता है, एक क्या बनता है आपका यहाँ पर एक बड़ा लेंस बनता है, यानी आप दो लेंसों से मिलकर एक लेंस बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। तो इन दोनों की देखिए पावर क्या होती है, 1 फोकल लेंथ बराबर 1 फोकल लेंथ। तो ये पावर हो जाएगी दोनों की। तो अब इसको आप जरा एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा, 20 और 50 का एलसीएम यहाँ पर आएगा 100, यहाँ पे आएगा 5 - 4 बराबर पावर कॉम्बिनेशन की टोटल पावर। तो यहाँ पर आएगा 1/100। अरे पावर कॉम्बिनेशन की 1/100, इसका मतलब क्या है, पावर क्या होती है 1 फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कितनी आएगी टोटल 100। तो यहाँ पर आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने सारा काम सेंटीमीटर में किया, मीटर में नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। दिखने में काफ़ी कठिन क्वेश्चन आपको लग रहा है, परंतु है बिल्कुल आसान। आपको पावर आप निकालते दोनों की 1 फोकल लेंथ, 1 फोकल लेंथ, दोनों को आप इस तरीके से निकालेंगे तो आपकी पावर आ जाएगी कॉम्बिनेशन की कितनी, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपकी आ जाएगी पावर, तो आएगी ये आपकी 1/100। पर आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है फोकल लेंथ। तो आपने फोकल लेंथ की से तुलना की तो फोकल लेंथ आ गई 100 सेंटीमीटर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगर आपको देखिए यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, म्यू दिया है, इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर का दिया है एयर के रिस्पेक्ट में कितना, 4/3। आपको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाटर के सापेक्ष में। तो ये आपको निकालना है। तो मैं आपको बताऊं, जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आप इसका उल्टा कर देना, 3/4 यहाँ पर आंसर लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो एक के बराबर होता है। यानी अगर आपको एक चीज़ का पता है तो आप दूसरे का ऐसा आराम से निकाल सकते हैं उसका व्युत्क्रम करके। तो अगर यहाँ पर 4/3 है वाटर का एयर के सापेक्ष में, तो आप निकाल सकते हैं एयर का वाटर के सापेक्ष में 3/4 आंसर आएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है स्टूडेंट। करते रहिए आप इस तरीके से क्वेश्चंस जवाब देते रहिए। अब देखिए एक पर्सन है, उसको रिक्वायर है एक लेंस जिसकी पावर कितनी है, जिसकी पावर कितनी है स्टूडेंट, जिसकी पावर है आपकी -0.50 डायोप्टर, यानी कॉनकेव लेंस लगा हुआ है। आपको फोकल लेंथ निकालनी है, फार पॉइंट निकालनी है फोकल लेंथ। तो 1 फोकल लेंथ बराबर 0.50, निशान को आप हटा दें कोई दिक्कत नहीं, 1/, में आ जाएगा ये 1/, यहाँ पर ये हो जाएगा 0.50, 2 0 ऊपर चल जाएंगे 100, 50 को 100 से डिवाइड करेंगे 2 मीटर आएगा आंसर। कितनी आएगी फोकल लेंथ, 2 मीटर। तो आंसर आएगा सी, 2 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आप सब कर लेंगे। जवाब भी स्टूडेंट साथ साथ देते रहिए, तभी पता चलेगा आप कितना कर पा रहे हैं, कितना आपको आ रहा है। दूरदृष्टि दोष ग्रसित, एक नेत्र का निकट बिंदु, यानी एक इंसान जो है वो दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है। और दूरदृष्टि दोष का अर्थ क्या है कि आपको दूर का तो दिख रहा है पर पास का नहीं दिख रहा। और अगर आपको पास का नहीं दिख रहा, इसका मतलब क्या है कि आपका जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से दूर जा चुका है। भाई देखिए दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या है कि दूर का दिख रहा है, निकट का नहीं दिख रहा। इसका मतलब कि जो आपका निकट बिंदु है जो 25 सेंटीमीटर होता है वो दूर चला गया है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आएगा, जो कि बिल्कुल सही है स्टूडेंट। देखिए व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग अ 1 कूलम चार्ज, यानी जब 1 जूल का कार्य किया जाता है 1 कूलम चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने में, तो इसे आप क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। आपने पढ़ा होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु बी तक, ए बिंदु से दूसरे बिंदु बी तक ले जाने में 1 जूल का कार्य किया जाता है 1 कूलम चार्ज को। तो इसे आप क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। यानी ए और बी के बीच में 1 वोल्ट का विभवांतर है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट। 1 वोल्ट यहाँ पर आंसर आएगा स्टूडेंट। कितना आएगा, 1 वोल्ट यहाँ पर आंसर आएगा। कितना आएगा आंसर, 1 वोल्ट आंसर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 126वां प्रश्न, 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर आई आर होता है, हमें पता है बिल्कुल। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा संबंध सही है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, आपको ऐसे दिख रहा है। V डायरेक्टली आई तो R के बराबर नहीं होता, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R नहीं होता, ये नहीं होता, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के समांतर होता है। ऑप्शन डी सही होगा। आपको बताना है जो रेजिस्टेंस है किसी भी तार का वो किस किस पर डिपेंड करता है। एरिया पर बिल्कुल करता है, लेंथ पर बिल्कुल करता है, टेम्परेचर पर बिल्कुल करता है। तो डी आएगा ऑप्शन कि तीनों पर करेगा, कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपकी लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, वो आपके टेम्परेचर को भी डिपेंड करेगा, वो आपके एरिया पर भी डिपेंड करेगा। तो डी आएगा ऑल ऑफ दिस, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक डिवाइस है जो कि रेगुलेट करता है करंट को इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी सर्किट में अगर आप करंट को रेगुलेट करना है तो आप किसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसफार्मर का बिल्कुल नहीं, वोल्टमीटर का बिल्कुल नहीं, रियोस्टेट का यानी धारा नियंत्रक का बिल्कुल आप धारा नियंत्रक का इस्तेमाल करते हैं। घरों में भी आपने देखा होगा धारा नियंत्रक, यानी करंट ज़्यादा कम अगर आपको करना है तो आप रियोस्टेट या एक धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं जो कि सर्किट में आपके करंट को रेगुलेट करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, असमान अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक में across a metallic conductor of non uniform cross section a constant potential difference is applied, यानी एक असमान क्या है, एक नॉन यूनिफॉर्म एक क्रॉस सेक्शन है, तो उसमें यानी इस तरीके से अजीब सा क्रॉस सेक्शन है जिसका आप नॉन यूनिफॉर्म आप कहेंगे। अगर इसमें V कांस्टेंट है यानी विभवांतर सेम है तो कौन सी जो चीज़ है वो सेम रहेगी। तो आपको पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, यानी विभवांतर करंट के समांतर होता है। अब देखिए अगर विभव यहाँ पर सेम है, विभवांतर या विभव जो है आपका सेम है तो करंट भी तो सेम होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका ए आएगा करंट, क्योंकि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा विद्युत धारा, क्योंकि V आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आई करंट। चलिए 130वां प्रश्न देखते हैं। एक एमीटर है और वोल्टमीटर, इनकी दोनों की रीडिंग आपको दी थी। तो करंट आपको दिया है 6 एम्पियर का और वोल्टेज आपको दिया 12 वोल्ट की। आपको रेजिस्टेंस निकालनी है, रेजिस्टेंस होती है V बट्टे आई, तो 12/6 आपका क्या आएगा 2। तो आर कितनी आई 2 ओम, कितना आया 2 ओम आया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आया 2 ओम। देखिए जल्दी जल्दी हमें क्वेश्चन करना है, इनमें टाइम नहीं लगाना, जितने जो आसान क्वेश्चन है उसको आप करें, पर जो आपको कठिन क्वेश्चन है स्टूडेंट वो आपको उस तरीके से करना है कि आपको टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर आप बिना टाइम मैनेजमेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बिल्कुल जो आसान सवाल है उसको 4-4 5-5 बार चेक कर रहे हैं कि ये सही है नहीं है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि आपने एक बार OMR सीट में टिक लगा लिया तो उसको आप दोबारा मिटा नहीं सकते स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो R बराबर 2 ओम आ गया। 131वां प्रश्न देखते हैं। एक कंडक्टर है, यहाँ पर चार्ज आपको दिया है 1500 कूलम, टाइम भी आपको दिया है स्टूडेंट 5 मिनट। टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 5 × 60 300 सेकंड। आपको करंट निकालना है, तो आई बराबर क्या होता है Q/T, फार्मूला आपको पता है, Q है 1500 बट्टे में 300, आंसर आएगा कितना 5 एम्पियर। 5 एम्पियर आंसर आएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल आ गया तो बहुत ही कठिन होगा, आप एक बार पढ़ें क्वेश्चन को, और अगर आपने इस तरीके का क्वेश्चन पहले किया होगा तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को जल्दी कर लेंगे, और थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लगेगा तो कोई बात नहीं, उस तरीके का क्वेश्चन भी आप करने का प्रयत्न करें अगर आपके पास टाइम है तो। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन है आज का बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल। देखिए 2 वायर हैं, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल का मतलब क्या होगा, दोनों की रजिस्टिविटी सेम होगी, ρ1 बराबर ρ2, रजिस्टिविटी दोनों की समान होगी, यानी इन दोनों को मैं रो बोल देता हूँ, दोनों की रजिस्टिविटी समान होगी। अब देखिए उनकी लेंथ का अनुपात यानी L1/L2, 2 तार हैं, एक की लंबाई L1 है, एक की लंबाई L2 है, दोनों का अनुपात आपको दिया 3/4, और दोनों की जो त्रिज्याएँ हैं इनका अनुपात भी आपको दिया है स्टूडेंट 3:2, 3:2, इनका अनुपात भी आपको दिया है। आपको बोला है कि एक 6 वोल्ट की बैटरी समांतर में जोड़िए, बैटरी आप समांतर में ही जोड़ेंगे, विद्युत धाराओं का अनुपात बताना है आपको, I1/I2 बताना है स्टूडेंट। तो I1/I2 आप कैसे बताएंगे, देखिए स्टूडेंट ध्यान से समझना है, यहाँ पर आप जो समझने की बात है वो यहीं पर है। आपको पता है V बराबर IR होता है बिल्कुल, तो I1 बराबर क्या होगा V बराबर R1, ये I1 होगा,
इसी तरीके से I2 क्या होगा, इसी तरीके से I2 क्या होगा, इसी तरीके से आपका I2 क्या होगा स्टूडेंट, इसी तरीके से I2 होगा V/R2। I2 क्या होगा, V/R2, क्योंकि V सेम है दोनों के लिए। अब आप यहाँ से I1/I2 निकाल लें तो I1/I2 आएगा स्टूडेंट आपके पास R2/R1, क्योंकि V से V कट जाएगा। तो देखिए अगर आपको करंट का अनुपात निकालना है तो अगर आप आसानी से रेजिस्टेंस का अनुपात निकाल देते हैं, अगर आप रेजिस्टेंस का अनुपात निकाल देते हैं तो आपके पास आसानी से आपके पास आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा करंट का अनुपात, क्योंकि करंट का अनुपात रेजिस्टेंस का अनुपात के बिल्कुल व्युत क्रम में है। तो सबसे पहले आपने ये निकाला, तो चलिए सबसे पहले रेजिस्टेंस का अनुपात निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस का अनुपात कैसे निकालेंगे, R बराबर होता है, देखिए रो LA, ये R1 है, तो अपन R2 निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आएगा रो तो सेम रहेगा, रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L2 अपन में A2। तो आपके पास जो R1/R2 है वो आपके पास क्या हो जाएगा, L1/L2 इंटू A2/में A1, ये हो जाएगा बिल्कुल। अब आपको क्या करना है, L1 और L2 की जगह आप क्या रखेंगे, 3/4 ये रखेंगे, 3/4 रखेंगे, और A2/A1, A2 यानी एरिया, एरिया क्या होता है तार का, πr², पाई से पाई कट जाएगा, यानी R A2 की R क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और A1 की R क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 से तो ये कट जाएगा, 3:9, 3:9 यानी 1:3, यानी R1/R2 क्या आ गया, R1/R2 आ गया 1:3, क्या आ गया 1:3। और आपको पता है ये 1:3 किसके, I1/I2 किसके बराबर था, सबसे पहले निकाल लिया था हमने R2/R1 के। तो यहाँ पर आप आप R1/R2 का उल्टा कर देंगे तो आपके पास करंट का अनुपात आ जाएगा 3:1, करंट का अनुपात आ जाएगा 3:1। जिस स्टूडेंट को ये वीडियो समझ में नहीं आई होगी ये वाला क्वेश्चन, वो 2-3 बार इसको देख ले, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको समझ सकते हैं, 2-3 बार वीडियो को देखें। तो आज 32 ही यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो 18 क्वेश्चन है वो कल हम कर लेंगे। अच्छे क्वेश्चन हैं, वरना वीडियो देखिए 32 मिनट की हो गई है, ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। तो फिर आप क्या करें, 32 क्वेश्चन ही आज यहाँ पर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, बाकी कल कर लेंगे। और जब भी एडमिट कार्ड आएंगे हम आपको बता देंगे। तो आप तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप हमें त्रिसत्य करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, और जब भी देखिए आपके एडमिट कार्ड आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। जब भी एडमिट कार्ड आपके आएंगे स्टूडेंट हम आपको बता देंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, आप सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान रखिए। जब भी आएंगे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसी के साथ ही वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी तो कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।